नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा जाता है, जो 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था या वुड की घोषणा पत्र आया था, इसको आपके भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वुड घोषणा पत्र आया था ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। और जो हंटर आयोग है इसकी स्थापना आपके 1982 में की गई, 1882 में की गई थी। और ये भी आपके शिक्षा से संबंधित है। और इसी कमीशन ने आपके व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था। और ये आपके लॉर्ड रिफन के समय आया था। जो रेलवे आयोग है ये भी आपके 1902 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका संबंध भी आपके शिक्षा से ही है। और इसकी जो गठन किया गया था ये आपके लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। और इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। जो सैडलर आयोग है इसकी स्थापना 1917 में की गई थी, जिसमें आपके चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इस सैडलर आयोग का जो मकसद था ये आपके कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था उसकी समस्याओं का पता लगाना था और उस पर रिपोर्ट देना था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो जो गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। और ये आपके नरम दल के नेता थे। और 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो लाला लाजपत राय है ये आपके गरम दल के नेता हैं। और 1920 का जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और 1928 में जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 में आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। और भारत में जब 1915 में इनका आगमन हुआ था। और 1917 में इन्होंने सबसे पहला जो अपना आंदोलन चलाया था भारत से, ये आपका चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। वहीं जो सुभाष चंद्र बोस थे ये आपके क्रांतिकारी भी थे, समाज सेवक भी थे, लेखक भी थे। और ये कांग्रेस के भी 2 बार अध्यक्ष रहे थे। पहली बार तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष आपके 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी बार जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, इसकी अध्यक्षता भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के भी नाम से जाना जाता है। और इस त्रिपुरी संकट के बाद आपके सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। और जो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो जो हरिपुरा है ये आपके गुजरात में स्थित है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि हरिपुरा कहाँ है। और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने ही आपके जो आज़ाद हिंद का जो नारा दिया था ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आज़ाद हिंद फौज के गठन में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। और आज़ाद सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था यहाँ पे उड़ीसा का जो कटक है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1897 में। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा से संबंधित आयोग और कमेटियों की पहचान करें। तो जो हर्टोग हार्टोग जो कमेटी है इसका गठन आपके 1929 में किया गया था। और ये आपके शिक्षा से संबंधित है। लिंडसे आयोग का गठन भी आपको 1929 में किया गया था और इसका संबंध भी आपके शिक्षा से ही है। सप्रू कमेटी का गठन आपके 1934 में किया गया था और इनका संबंध भी आपके शिक्षा से संबंधित है। और सार्जेंट योजना जो आई थी आपको 1944 में आई थी और इसका संबंध भी आपके शिक्षा से है। तो ये सारे के सारी जो कमीशन और कमेटियाँ दी गई हैं आपके शिक्षा से संबंधित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। तो जो अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत या डाउन फिल्ट्रेशन जो थ्योरी थी, इसमें अंग्रेजों का ये मानना था कि हम जो उच्च वर्ग के जो लोग थे या जो रसूखदार लोग थे या जो जमींदार लोग थे, हमको इनको शिक्षित करेंगे। और जब हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे तो ये शिक्षा आपके छन छन के नीचे जनसाधारण तक या आम जन तक पहुंच जाएगी। इसी को ही अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता माना जाता है ये आपके चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विलियम जोन्स थे ये आपके अंग्रेज थे और इनको कई भाषाओं की जानकारी थी। और इन्होंने भारत में आकर संस्कृत को सीखा था, ताकि यहाँ के जो ग्रंथ हैं, यहाँ की जो पुस्तकें हैं इसके बारे में जान सकें। और इसके बाद ये यहाँ की किताबों को पढ़ सकें और भारत के बारे में जान सकें। और विलियम जोन्स ने ही आपके जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपके विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। और इसी विलियम जोन्स ने आपके जो कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसकी अनुवाद आपके संस्कृत भाषा में किया था। और जो जॉन मार्शल थे ये आपके पुरातत्वविद थे और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता
की जो खोज की थी इनमें इनका बड़ा योगदान रहा था। और ये आपके 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक भी रहे थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जो कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना 1817 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके डेविड हेयर ने की थी, और ये आपके पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज था, और इसका आपकी धार्मिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मैकाले हैं ये इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। और जो विलियम जोन्स है इन्होंने आपकी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसका हिंदी संस्कृत में अनुवाद किया था। और जॉन मार्शल आपके पुरातत्वविद थे और इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। ये ऑप्शन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो अंग्रेज लोग थे ये भारतीय बुनकरों से जो तैयार माल होता था उनको बहुत बहुत कम कम कीमतों पर इनको खरीदते थे। इस वजह से हमारे जो भारतीय दस्तकारी उद्योग था इनका पतन होना शुरू हो गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों ने जैसे जैसे हमारे भारत पे कब्जा करना शुरू किया था वैसे हमारे जो कच्चे माल था, जो संसाधन थे, उन पे अपना नियंत्रण कर लिया था, जिससे हमारे जो भारतीय दस्तकारी थे दस्तकारी उद्योग थे इनको कच्चे माल की मिलने में दिक्कत हो रही थी। और इन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों ने इस पे कच्चे माल पर नियंत्रण कर दिया था। इस वजह से हमारे जो दस्तकारी उद्योग था ये पतन की ओर जाने लग गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो इंग्लैंड में जो हमारी चीज़ें यहाँ से निर्यात की जाती थी, हमारे यहाँ से तो निर्यात की जाती थी, उनके उनके लिए तो आयात हो जाएगा, हमारे लिए निर्यात हो जाएगा। तो ये क्या करते थे, जो हमारी जो वस्तुएं वहाँ जाती थी उसके ऊपर वो टैक्स लगा देते थे, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें क्या हो जाती बहुत महंगी हो जाती थी। और महंगी होने की वजह से जो हमारी चीज़ें नहीं खरीदते थे, इस वजह से हमारे जो दस्तकारी उद्योग था ये पतन की ओर कगार पर चले गया था। तो ये सारे के सारे जो रीजन दिए गए ये आपके भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के लिए माने जाते हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी। तो भारत में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो समय था ये आपका 1800 से लेकर 1850 तक रहा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो जो भारत में जो आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना जो हुई थी आपके 1850 में शुरू की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो ये भारतीय बुनकरों के बारे में जो ये टिप्पणी की थी आपके विलियम बेंटिंक ने की थी। विलियम बेंटिंक ने टिप्पणी की थी कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, और इनके जो कपड़ा बुनकर है इनकी हड्डियाँ इतनी बिखरी पड़ी हुई है कि भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो ये जो टिप्पणी की थी आपके विलियम बेंटिंक ने की थी। और विलियम बेंटिंक का जो समय था ये आपके 1828 से 1835 तक था। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये आपके स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं और अपने प्रशासनिक सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। और 1786 से लेकर 1793 तक ये इनका शासन रहा था। और 1805 में ये फिर से गवर्नर जनरल बने थे। और जो लॉर्ड डलहौजी है ये आपके उन्होंने रेल की शुरुआत भी भारत में रेल की शुरुआत इन्होंने की थी। डाक की शुरुआत भी इन्होंने की थी। तार की शुरुआत भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और टेलीग्राम की शुरुआत भी आपके लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। और लॉर्ड डलहौजी ने आपके जो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और इनका जो समय रहा था ये आपके 1848 से लेकर 56 तक इनका समय रहा था। जो लॉर्ड कैनिंग थे इनका समय आपके 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मॉर्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण इन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना कि श्रीरामपुर स्थित है। तो जो ये श्रीरामपुर है ये आपके बंगाल में स्थित है। तो इसमें से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुजरात राज्य है ये भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। और गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। और गुजरात को 1960 में राज्य बनाया गया था। जो तमिलनाडु ये भी आपके समुद्री तट वाला राज्य है। और ये आपका दक्षिणतम भारत का राज्य है। और इसकी जो राजधानी आपकी चेन्नई है। जो केरल ये भी आपका दक्षिण भारत का राज्य है और इसकी राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। ये ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश उद्योगों
उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत में जो रेलवे निर्माण का जो कारण था, ये ब्रिटिश जो लोग थे, इनको एक तो कच्चे माल की आपूर्ति करनी थी, और ये कच्चे माल की जो आपूर्ति थी तो इनको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना पड़ता था, जिसके लिए इनको रेलवे की जरूरत पड़ी। इसलिए इन्होंने अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए रेलवे का रेलवे की शुरुआत की थी। दूसरा कथन कह रहा है कि विस्तृत भारतीय साम्राज्य में एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आगमन होना। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जब कोई आक्रमण हो जाता था, कोई विद्रोह हो जाता था, तो सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जाता था। तो ये आपके रेल के माध्यम से हो सकता था। तो इस वजह से जो तीनों कथन जो है ये आपके भारतीय रेल के लिए कारण थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी। तो जो जर्मनी के जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने भारतीय रेलवे की स्थापना के लिए आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत की संज्ञा दी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कार्ल मार्क्स थे, आपके इतिहासकार भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाजवादी भी थे, और इनका जो सबसे फेमस जो पुस्तक है ये आपके दास कैपिटल नामक पुस्तक है। जो लॉर्ड डलहौजी थे, ये आपके 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहे थे। और ये आपके दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये भी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, और कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। पहली बार तो जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी बार आपके जो 1893 में 1893 में जो लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। और तीसरी बार आपके जो 1906 में जो बनारस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। और धन के निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था, ये भी आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और जो महात्मा गांधी है, ये आपके भारत के राष्ट्रीय पिता है। और 1869 उनका जन्म आपके गुजरात में हुआ था, और 1948 में आपके गांधी जी की हत्या की गई थी। और इन्होंने भारत में जो आए थे, सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से अपनी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। तो भारत में जो पहली आधुनिक पटसन मिल की स्थापना की गई थी, आपके पश्चिम बंगाल के रिश्रा में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंबई है, आपके महाराष्ट्र की राजधानी है, और इसको भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। जो बड़ौच है, ये आपके गुजरात में है, और ये आपका प्रसिद्ध बंदरगाह रहा था मध्यकाल में। और जो सूरत है, ये भी आपके गुजरात में स्थित है, और इसको डायमंड सिटी या ग्रीन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में पहले जो आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी, ये आपके बिहार में हुई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बंगाल राज्य था, ये बहुत बड़ा उपजाऊ राज्य था, ये क्योंकि आपकी गंगा यमुना दोआब के बीच में पड़ता था। और जो महाराष्ट्र है, ये 1960 में इसको राज्य बनाया गया था, और तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया है, जिससे उनके जीवन रक्त का रास हो गया है। यह किसने कहा था। तो ये आपके बुकानन ने कहा था कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया है, जिससे उनके जीवन स्तर को ह्रास हो गया है। तो ये आपके बुकानन का कथन है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स का संबंध आपके जर्मनी से था। विलियम जोस का संबंध आपके ये अंग्रेज थे, और इन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और लॉर्ड डलहौजी का समय आपका 1848 से 56 तक रहा था। और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये आपके आर.सी. दत्त का है। इन्होंने कहा था कि भारतीय राजाओं द्वारा जो कर लेना आपके सूर्य द्वारा भूमि पर पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा इसको लिया गया कर भारत में वर्षा नहीं करने देते थे, जो इसको इंग्लैंड में इसकी वर्षा करा देते थे। तो ये कथन आपके आर.सी. दत्त का था। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। और दादा भाई नौरोजी आपके उदारवादी दल के नेता थे, और ये आपके कांग्रेस के शुरुआती सदस्य रहे थे, और इनको ग्रैंड होल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है, और टेम्स के तटों पर निचोड़कर गिरा देती है। यह कथन किसकी उक्ति है।
तो जॉन सुलीवान है, इनकी उक्ति थी कि हमारी पद्धति कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सारी अच्छी चीज़ें सोख लेती है और टेम्स नदी के तटों पर इसको निचोड़ देती है। तो ये कथन आपका सुलीवान का था। तो वैसे डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर सी दत्त है, ये आपके अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, और इनकी जो सबसे फेमस बुक है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी सबसे फेमस बुक है। और दादाभाई नौरोजी आपके ग्रांड होल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और उदारवादी दल के नेता थे। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है? तो जो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सूरत अधिवेशन हुआ था, ये आपके 1907 में हुआ था, और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रास बिहारी बोस ने की थी। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया गया था, और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अंबिका चरण चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। और जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें आपके पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1931 का जो कराची का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और भारत के पहले विदेश मंत्री थे, और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी, 1938 में और 1939 में। 1938 में जो की थी आपके हरिपुरा में की थी, और 1939 में जो की थी आपके तिरपुरी में की थी। और महात्मा गांधी जी ने जो भारत में जो पहला सत्याग्रह चलाया था, ये आपके बिहार के चंपारण से इसकी शुरुआत की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपके अकाल से संबंधित आयोग दिए गए हैं, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दिए गए हैं, आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो स्ट्रेची आयोग का जो गठन किया गया था आपके 1880 में किया गया था, और इसकी स्थापना जो की गई थी आपके लाल लिठन के समय हुई थी। जो लियाल कमीशन था, इसकी स्थापना आपके 1897 में की गई थी, और लॉर्ड एल्गिन के समय इसकी स्थापना की गई थी। जो मैकडोनल्ड जो कमीशन बना था, यह इसकी स्थापना 1900 में की गई थी, और ये भी आपके अकाल से संबंधित था, और इसकी स्थापना आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। जो वुड हेड जो कमीशन बना था, इसकी स्थापना भी आपके 1943 से 44 में हुई थी, और ये भी आपके अकाल से संबंधित है, और इसकी स्थापना आपके लॉर्ड वेवल के समय हुई थी। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जो भारत में सबसे भीषण अकाल पड़ा था 1943 में, ये आपके बंगाल में पड़ा था, और इसमें लगभग 30 लाख से अधिक लोग भूख और कुपोषण के कारण मारे गए थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महाराष्ट्र है, ये इसका महाराष्ट्र जो बना था ये 1960 में राज्य बना था, और राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से, और गुजरात 1960 में राज्य बना था, और भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? तो ब्रिटिश काल में आपके जूट उद्योग का भी विकसित हुआ था, कोयला उद्योग भी विकसित हुआ था, और लोहा इस्पात उद्योग भी आपके विकसित हुआ था, और सूती कपड़ा उद्योग भी आपका विकसित हुआ था। लेकिन मशीनों के जो पुर्जे बनते थे, ये आपके इंग्लैंड में बनते थे, इसका ऐसा कोई विकास भारत में नहीं हुआ था, ब्रिटिश काल में नहीं हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में जो राष्ट्रीय योजना कमेटी बनाई गई थी, इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी के आर वी राव जो थे, ये आपके अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, शिक्षा शास्त्री थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपके भारत के पहले गृह मंत्री थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, और ऐसा करने वाले या ऐसा होने वाला ये भारत का पहला प्रधान राष्ट्रपति था जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, और 1950 से 1962 तक ये आपके राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमाइन कोड का कब पारित किया गया था? तो अकाल संहिता या फेमाइन कोड का जो प्रचारित किया गया था, ये आपके 1883 में
इसको प्रचारित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1879 में आपके सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। और सरोजिनी नायडू जो थी आपके किसी भारत में किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1881 में आपका प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, जिसमें 7 साल से कम बच्चों के लिए कारखानों में काम करने पर रोक लगा दी गई थी। और 9 साल से जो 12 साल के जो बच्चे होते थे इनको 9 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। और 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ। तो भारत में जो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी आपके लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डफरिन था इनका समय जो था आपके 1884 से लेकर 1888 तक था। पीछे मैंने गलत बता दिया था। और लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये भी आपके लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। और जो लॉर्ड रिफन था ये आपके 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिफन का समय रहा था। और ये आपकी स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ था। तो रेल विभाग के लिए जो अलग से बजट बनाने का जो की शुरुआत हुई थी आपकी 1925 से हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1929 में आपके कांग्रेस का लागू अधिवेशन हुआ था, जिसमें आपके पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो 1935 था, 1935 में आपके भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें आपके एक तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। और संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी। और भारतीय परिषद का अंत किया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन का भी विस्तार किया गया था। और आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। और जो 1858 का जो अधिनियम आया था इसमें आपकी कंपनी का शासन को समाप्त किया गया था। और सीधा आपके जो ब्रिटेन का जो राजा था उसका सीधा नियंत्रण हो गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने का अधिकार की अनुमति मिली थी। तो जो 1833 का जो अधिनियम आया था इसमें ब्रिटिश नागरिकों के लिए सबसे पहले भारत में भूमि खरीदने और बसने का अनुमति दी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें आपके कंपनी के अधिकार को छीन लिया गया था। और जो 1853 का जो एक्ट आया था इसमें आपके पहली बार एक तो 1853 में आपके रेल की शुरुआत हुई थी। और 1853 का जो एक्ट आया था इसमें पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया था सिविल सेवा के लिए। और 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक है ये आपके रमेश चंद्र दत्त है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो आर सी मजूमदार है ये आपके प्राचीन काल के प्रसिद्ध इतिहासकार है। और ये आपके जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इनके बारे में 1857 की क्रांति में आर सी मजूमदार का कथन था कि न ये न तो भारत का पहला न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था। और जो आर जी भंडारकर थे ये प्रथम स्वदेशी इतिहासकार थे। और ये आपके इतिहासकार भी थे, समाज सेवी भी थे। और जो रजनीपाम दत्त ये भी आपके इतिहासकार थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में सबसे पहले जो इस्पात का जो प्रारंभ हुआ था ये आपके 1913 में हुआ था। इस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1809 में आपके अमृतसर की संधि हुई थी। और ये अमृतसर की संधि आपके अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। और 1916 में आपकी होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये होम रूल लीग जो आंदोलन थे सिर्फ दो लोग जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट और तिलक। तो एनी बेसेंट ने आपके मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी और तिलक ने आपके पुणे से शुरुआत की थी। और 1916 में ही आपके लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और इस लखनऊ समझौते के जो लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और जो 1919 में आपके एक तो मार्च के महीने में आपके रोलेट एक्ट आया था। और फरवरी में आपके जोलेला बाग का हत्याकांड हुआ था। और 1919 में ही आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आए थे। और 1919 में ही आपके प्रांतों में द्वैत शासन की भी शुरुआत की गई थी। तो ये सारी बातें याद रख लेना। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपके जर्मनी के कार्ल मार्क्स का है। इनका कथन है कि अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे चरखे को नष्ट कर डाला। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। तो दादा भाई नौरोजी ने जो अंग्रेजों के द्वारा किए गए काम अनिष्टों के जो अनिष्ट की जो संज्ञा दी थी, आपके जो धन की जो निकासी होती थी उसके लिए इन्हें अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? तो जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनका एक कथन था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में आपस में टकराते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो एम जी रननाडे हैं, ये आपके समाज सुधारक थे, लेखक थे और अंग्रेजों के काल में भारतीय न्यायाधीश थे। वहीं जो रमेश चंद्र दत्त थे, ये भी आपके अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे। और इन्होंने जो उनकी जो सबसे फेमस बुक है ये आपके द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये जो कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे और कांग्रेस के शुरुआती सदस्य रहे थे। और 1895 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और ये अधिवेशन आपके पूना में हुआ था। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया के जो लेखक हैं, ये आपके दादा भाई नौरोजी हैं। और इसी किताब में आपके धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, कब कब बने थे? 1886 में जो दूसरी बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1893 में और 1906 में। जो आर सी दत्त है, ये आपके इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री थे। महात्मा गांधी का जन्म आपके 1869 में हुआ था, 1948 में हत्या की गई थी और 1915 में इनका भारत में आगमन हुआ था। जो हेनरी कॉटन है, ये आपके भारतीय सिविल सेवक थे। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थविदों में शामिल है। तो भारतीय जो दादा भाई नौरोजी थे, ये भी आपके अर्थशास्त्री थे। आर सी दत्त भी आपके इकोनॉमिक्स थे। और एम जी रननाडे भी आपके अर्थशास्त्री थे। और डी एन गाडगिल भी आपके अर्थशास्त्री थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी आपके अर्थशास्त्री थे। और के टी शाह भी आपके अर्थशास्त्री थे। तो ये सारे लोग आपके अर्थशास्त्र से जुड़े हुए थे। तो इसमें डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो भारतीय औद्योगिक आयोग का जो गठन हुआ था, ये आपके 1916 में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1911 में आपके दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और ये आपके जॉर्ज किंग पंचम के समय के स्वागत के लिए किया जा रहा था। और इसी 1911 में आपको दिल्ली को भारत में राजधानी बनाने की भी घोषणा की गई थी। 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और 1923 में आपके स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन जो हुआ था, ये आपको 1907 में हुआ था। और 1907 में ही आपके कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1903 में जो गांधी जी का जो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन 1903 में हुआ था। और 1905 में एक तो बंगाल विभाजन हुआ था। और दूसरा बंग आंदोलन की शुरुआत भी 1905 में हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन भी आपके 1905 में ही हुआ था। और 1919 में आपके मार्लो मिंटो सुधार आया था। और इस मार्लो मिंटो सुधार के तहत आपके मुस्लिम निर्वाचन की बात की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1925 में जो कमेटी का गठन किया गया था, आर्थिक जांच कमेटी की और आर्थिक जांच समिति की, इसके जो अध्यक्ष थे आपके एम विश्वेश्वरैया थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आनंद मोहन बोस थे, ये आपके कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में से एक थे। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी आपके 1883 में हुई थी, 1883 में हुई थी। और बाद में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। और ये कांग्रेस के शुरुआती सदस्य थे। और ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये जो 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और ध्यान रखना, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जो फिरोज शाह मेहता थे, ये भी आपके उदारवादी दल के नेता थे। और जो 1890 में जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके फिरोज शाह मेहता ने की थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो भारत में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी आपके 1853 में जो बिछाई गई थी। और ये समय आपके लॉर्ड डलहौजी का समय था। और 1848 से 56 तक इनका समय रहा था। और जो लॉर्ड कर्जन थे, इनके समय बंगाल का विभाजन हुआ था। और ये 1899 से लेकर 1905 तक इनका समय रहा था।
और जो लॉर्ड वेलेस्ली अपने सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, और इनका समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। और जो लॉर्ड लिट्टन है, इनका समय आपके 1876 से लेकर 1880 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड लिट्टन के समय ही महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया था 1877 में। और इस दिल्ली दरबार में बहुत पैसा बहा दिया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। पहला कथन कहता है कि भारतीय हस्तशिल्पों का की निर्यात में वृद्धि हुई। तो पहला कथन गलत है। 19वीं शताब्दी में भारत में जो हस्तशिल्प का जो निर्यात था, इसमें कमी आई थी, ना कि वृद्धि हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। तो भारत के स्वामित्व वाले जो कारखाने थे, इससे तो इनका तो विनाश ही हो गया था, इनमें तो वृद्धि कैसे हो सकती है। भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हुआ था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की वजह से हमारे कृषि का वाणिज्यकरण हो गया था। और नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि तीव्र वृद्धि हुई, पर इतनी तीव्र वृद्धि नहीं हुई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था। ये ऑप्शन कह रहा है जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार का एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो अंग्रेजों जो भारत का जो शोषण का जो इनका जो तरीका था, ये चाहते थे कि जहाँ से भी उनको कच्चा माल मिले उस पर एक अधिकार करना, उस पर अपना अधिकार जमाना और उसको ऊंची दरों पर उनको बेचना था। तो इससे भी भारत का शोषण होता था। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में अनियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। नहीं तो कच्चे माल पर तो उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। और ये भारत के जो कारीगर थे, इनको नियत मात्रा में या नियत कीमत पर ही इनको गुणवत्ता के आधार पर इनको मजबूर किया जाता था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता में से निष्कासित करना। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल भी भारतीयों को साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहते थे। ये भारत के लोगों को प्रतियोगिता से बाहर ही रखना चाहते थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि मुक्त व्यापार की नीति। तो ये आर्थिक शोषण का नहीं था, फ्री ट्रेड पॉलिसी इन्होंने ऐसा कोई नहीं, इसको नहीं अपनाया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि किसके माध्यम से भारत का शोषण नहीं होता था। तो ऐसी कोई फ्री ट्रेड पॉलिसी से भारत का कोई शोषण नहीं होता था, ऐसी इन्होंने पॉलिसी नहीं अपनाई थी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दादाभाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपोन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी शब्द निम्नलिखित कथनों पर कौन सी समुचित रूप से परिभाषित करता है। तो जो अपवाद का जो सिद्धांत है, या जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है, ये आपकी कहती है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटेन में चला जाता है, ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है, जबकि हमें बदले में इसको कुछ नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संपत्ति के कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटेन के निर्यात किया जाता है, तो जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके भारत में उपनिवेशी शासनकाल के जो होम चार्जेस थे उनके बारे में पूछा गया, और आपके सामने 3 कथन और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। आपको बताना है कि इसमें कौन सी निधि या निधियां के संगठन में शामिल थी। ये ऑप्शन कह रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो लंदन में जो इंडिया ऑफिस था, इनके जितने भी खर्चे होते थे, इस सारा का सारा जो पैसा जाता था ये भारत से जाता था। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन आदि ये तो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो होम चार्जेस के अंतर्गत जो भारत में जो कार्यरत अंग्रेजी जो भारत में जो जितने भी अंग्रेजी कर्मचारी थे, इनके जितने भी वेतन भत्ते पेंशन दी जाती थी, सभी के सारे पैसे भारतीय के द्वारा ही दिए जाते थे। तो ये भी आपके होम चार्जेज में शामिल होता था। तीसरा आपके भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने हेतु अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत के बाहर अगर अंग्रेज कोई युद्ध भी लड़ते थे, तो उसके लिए भी ये यहाँ से पैसा ले जाते थे। तो ये भी हमारे होम चार्जेज के अंतर्गत आएगा। तो ये सारे के सारा इसमें इसमें शामिल होगा। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो रेल सेवा की सबसे पहले जो शुरुआत की थी आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, और आपको बताना कि इसमें 3 कथन दिए गए हैं। आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी आपके 1820 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कर्नल रीड और थॉमस मुनरो इससे जुड़े हुए थे। और ये आपके 51% भूमि पर इसको लागू किया गया था, और इसमें उपज का 1/3
दो भाग या 50% को उपज के रूप में वसूला जाता था। और पहला कथन कह रहा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, रैयत का मतलब किसान होता है, और रैयत वाली व्यवस्था के संबंध में जो लगान होता था यह सीधे सरकार आपके किसानों से लेती थी। दूसरा कथन कह रहा है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो दूसरा कथन भी ठीक है, सरकार गवर्नमेंट जो आपके किसानों को पट्टे देती थी। तीसरा कथन कह रहा है कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो तीसरा कथन भी ठीक है, टैक्स लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और मूल्य निर्धारण किया जाता था कि इतना आपको देना है। तो इसमें तीनों के तीनों कथन ठीक है, तो वैसे जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेलेस्ली ने पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, क्योंकि तो जो बेलेस्ली इन्होंने पोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की थी, और ये स्थापना आपके कलकत्ता में की गई थी, और इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, या जो सिविल सेवक होते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जो डी ऑप्शन ये कह रहा कि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था, इस वजह से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन होगा, और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन होगा, ये कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, जिसमें आपके जो व्यापार के भारत के साथ जो एकाधिकार व्यापार का जो एकाधिकार दिया था उसको छीन लिया गया था, और इनको इनको चीन और चाय का व्यापार इनके पास रहने दिया गया था। और इस चीन और चाय के व्यापार को भी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसको भी इनसे छीन लिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि चाय के व्यापार को एक अधिकार को खो दिया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में इन्होंने खो दिया था। जो 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते दिए जाते थे, इनका इनको जो भारतीय राजस्व से इनको पैसे दिए, इनकी सैलरी वेतन भत्ते जो होंगे भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था ये आपके एक तो भारत के साथ जो व्यापारिक एक अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था। दूसरा ये प्रावधान किया गया था कि जो अंग्रेज होंगे, ये जो कंपनी होगी, ये भारतीय शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए हर साल खर्च करेगी। और जो ऑप्शन डी है, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें आपके पहली बार तो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी, जो आपके प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनके लिए, यानी यूँ बोले कि जैसे इस तरह हमारी यूपीएससी एग्जाम होती है, ठीक इस टाइप की एग्जाम कराते थे ये भी। और इसे चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को भी अलग अलग कर दिया गया था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यहीं समाप्ति हो जाती है, और आप कोशिश करना कि अपने यार दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने भाई भतीजों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।